नमस्कार दोस्तों। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने जो क्लास आपको मिली होगी उस पर हमने भाषा विज्ञान से रिलेटेड कुछ तथ्यों की चर्चा की थी, कुछ बातों की चर्चा की थी। यद्यपि वो क्लास थोड़ी सी आपको कठिन लगी होगी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन वो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और आज से हम, जैसा मैंने आपसे बताया भी था, कि वर्ण एवं वर्णमाला अब हम बिल्कुल टॉपिक वाइज व्याकरण लेकर के चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एकदम 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि व्याकरण में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वर्ण एवं वर्णमाला का ये जो चैप्टर है, आज से हम इसे शुरू करते हैं। देखो बेटी, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर से आप ये मान लीजिए कि मोटा मोटा 3 से 4 क्वेश्चन तो हर बार आता है। 3 क्वेश्चन मिनिमम, 3 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि एक उच्चारण स्थान से रिलेटेड, एक स्वर एवं एक उच्चारण स्थान से रिलेटेड, एक स्वर एवं व्यंजन से रिलेटेड। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी, इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। जो है, तो 3 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। भाई, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष है, कौन सघोष है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ से बनती हैं। तो हम बनाते रहेंगे, प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये क्लास आपने बिल्कुल क्रम से देख लिया तो व्याकरण में आपको 90% सहयोग जो है ये क्लास जरूर देगी बेटा। और आपको लगेगा कि नहीं यार, हम थियरी या आधा से ज्यादा तो हमारा यही क्लियर हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ण एवं वर्णमाला से रिलेटेड अगर हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ यहाँ चीजें देता हूं, उन्हें नोट करना, तो उसका एकमात्र तरीका वही है। कुछ चीजें हैं जो संस्कृत से हिंदी में आई हैं, तो उनको संस्कृत के अकॉर्डिंग याद करना ही सबसे जो है बेहतर उपाय होता है। आप उनको संस्कृत से ही लर्न कर लीजिए, जैसे संस्कृत के आधार पर ही, जैसे कुछ सूत्र हैं जो उच्चारण स्थान से रिलेटेड है। मैं आपको 5-6 सूत्र हैं दिखा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, जो भी बच्चा टेट देकर के आया उसने टेट में जरूर ये चीजें पढ़ी होंगी और याद भी। ठीक है, तो आइए हम आपको लिखाते हैं। सबसे पहला सूत्र है बेटा, अपुह विसर्जनिया नाम कंठः। अपुह विसर्जनिया नाम, अपुह विसर्जनिया नाम कंठ। इसमें एक बात याद रखना बेटा कि नाम शब्द जहां भी आया है ना, अगर उसके पहले आ स्वर है, कौन सा स्वर, मैंने क्या कहा, जहां भी नाम आएगा सूत्र में, अगर इसके पहले आ है तो यहां से लेकर और पीछे तक ये पूरा हमारा क्या दर्शाएगा, ये पूरा हमारा दर्शाएगा उच्चारण स्थान। एक बात, ठीक है। तो जैसे यहाँ नाम आया है, नाम के पहले या आया है, ये पूरा दिखा रहा है उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठा माने कंठ। अब दूसरी चीज आप ये भी जान रहे हैं कि हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, हम मात्राओं का उच्चारण स्थान नहीं पढ़ रहे हैं। हम वर्णों का, तो वर्ण और मात्रा में अंतर होता है, आप लोग जानते हैं ना। स्वर और व्यंजन जो ध्वनियां हैं ये वर्ण कहलाती है,
और स्वरों की जो मात्रा लगती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, तो ये मात्रा कहलाती है। तो स्वर, वर्ण और मात्रा में अंतर है। हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं बेटा, मात्रा का उच्चारण स्थान नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो ऊ लगा है इसे हम छोड़ देंगे, ऊ को छोड़ देंगे। अब बचा अ का मतलब है अ आ दोनों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है ना, ये समान स्वर है। अब आ ई उ ना, ये समान स्वर, तो एक आएगा तो दूसरा अपने आप। उसके बाद बचा क का मतलब क वर्ग, वर्ग जानते हैं ना, 5 वर्ग हैं, 25 व्यंजनों के शुरुआती 5 वर्ग हैं, उसमें जो प्रथम वर्ण होता है वो पूरे वर्ग का नेतृत्व करता है। जैसे क का मतलब हो गया क ख ग घ ङ, च का मतलब च छ ज झ ञ, क छ ट त प, ये 5 क्या है, ये 5 वर्ग वर्ग है। तो ये क वर्ग हो गया। क वर्ग के बाद ह हो गया, ह के बाद विसर्जनीय माने विसर्ग हो गया। विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है बेटा, इसका उच्चारण होता है कंठ से। तो और ये इतने कंठ हो गए, पहला सूत्र हमने याद कर लिया। दूसरा सूत्र है बेटा ईचु यसा नाम, ईचु यसा नाम ता। अब आप देखिए यहाँ भी नाम के पहले आ आया है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये उच्चारण स्थान को दिखाता है, ठीक है। और उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान है ताल। ऊ को नीचे वाले ऊ को हटा देंगे, तो ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई दोनों, च का मतलब च वर्ग। अच्छा ये भी नोट कर लीजिएगा कि क च ट त प, ये जब भी आएंगे तो पूरा वर्ग आएगा। ये जब भी आएंगे तो क्या आएगा, इनका पूरा वर्ग आएगा, ये भी ध्यान रखना। ई च वर्ग च छ ज झ इया, च वर्ग मतलब जानते हैं च छ ज झ इया पूरा, और य और श, क्योंकि आ हटा है य बचा है स बचा है, तो य और स इनका उच्चारण कहां से होता है, तालु से। और जिनका उच्चारण तालु से होता है बेटा उन्हें तालव्य कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब आप देखो ये बहुत बार पूछा गया, क्योंकि सब 3 है, तो कौन तालव्य है, कौन मूर्धन्य है और कौन दंती है, ये खूब पूछा। तो दूसरा सूत्र हो गया इचु यसा नाम ताल। तीसरा है री टू र शा रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा ना, मूर्धा। अब यहां भी हम देख रहे हैं क्या कि राम, राम या नाम के पहले आ आया है, तो ये उच्चारण स्थान हो गया, उसको हटा दिया। री छोटा री बड़ा री, बड़ा री केवल उच्चारण में आता है, आप जानते हैं। ट आ गया, ट मतलब ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा हमारा सूत्र आ गया बेटा री टू ल सा नाम, ऋतु लसा नाम तंतः। इसमें भी आप ध्यान रखना बेटा कि नाम के पहले आया मतलब उच्चारण स्थान को हटा दिया, री अकेला होता है, दीर्घ री नहीं होता है, ध्यान रखना ना। एक बार मैं टेट में ये क्वेश्चन आया, त माने त वर्ग ना, ल और स, इनका उच्चारण कहां से होता है, दंत से होता है, या बेटा इनको दंती कहते हैं। देखो ये वाला स दंती, ऋतु लसा नाम दंत। पांचवा सूत्र आ गया उपु उपधमानी, उपु उपधमानी नाम ओष्ठः, उपु उपधमानी नाम ओष्ठः। देखो नाम, नाम के पहले अब आ नहीं आया है तो आ नहीं लेंगे, ऊ को हटा देंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प माने प वर्ग हो गया, और उपधमानी। अब आप कहोगे कि सर उपधमानी क्या है, देखो आप लोग जानते हैं अर्धचंद्र ऊपर अर्धचंद्र नीचे, इसको उपधमानी ध्वनि कहा जाता है। ये संस्कृत में थी, हिंदी में नहीं है, तो इसको उपधमानी ध्वनि कहा जाता है। अर्धचंद्र ऊपर अर्धचंद्र नीचे, ये उपधमानी ध्वनि है, और ये जिसके साथ लगा दिया जाता है उसको उपधमानी पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम ये लिख दे बेटा ना, तो अब इसे हम फ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे उपधमानी फ, उपधमानी
तो ठीक है, तो ऐसी ये ध्वनि थी। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ, ओष्ठ से होता है या ओठ से होता है। उपध्मानी नाम ओष्ठ। ये तो 5 मेन आ गए। अब बचा हमारा एक छठा सूत्र, क्या? वकारो दंतोष्ठ, वकारो दंतोष्ठ। ठीक है, अब इसका मतलब जो है, व का उच्चारण 2 जगह से होता है। कहां से? दंत प्लस ओष्ठ, 2 जगह से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ। इसके बाद है बेटा आपका ए ऐ। देखो ए ऐ का मैं जुगाड़ बताऊंगा आपको। ए ऐ का उच्चारण एक जगह से होगा। ए कैसे बनता है? अ प्लस ई बराबर ए बनता है। आ या छोटी ई बड़ी ई, जैसे भी कर लो, आपकी मर्जी। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अ का उच्चारण कंठ से होता है। ई का उच्चारण कहां से होता है? ईचु यथा नाम तालु, तालु से होता है। तो कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो ए ऐ क्या है बेटा? ए ऐ जो है कंठ तालव्य है। याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं। ये दे तो कंठ तालु होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम क्यों रटे, हम क्यों रटे? हमने याद कर लिया कि भाई ए बनता है अ से। अ माने कंठ, ई माने तालु, हमने यही याद कर लिया, उसी को अप्लाई कर दिया तो कंठ तालु हो गया। इसके बाद अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप चाहे कहीं अलग नोट कर लो। ये मैंने 2 बात बताया कि आप नाम के पहले आ आया है तो वहां से लेकर पूरा उच्चारण स्थान माना जाएगा। और अगर जहां भी कचा तथा प आएंगे तो ये अपने पूरे वर्ग को लेकर आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी जगह की कमी है, चलो मैं यहाँ देख लेता हूँ। अब एक हमारा बचा क्या? ओ औ सेम यही फार्मूला लगाएंगे बेटा। ओ बनता है कैसे? अ प्लस उ से। अ का मतलब कंठ, उ का मतलब, अभी हमने यही पढ़ा था, उपध्मानी नाम ओष्ठ। उ का मतलब ओष्ठ। ठीक है बेटा, तो वो और क्या हो गए? कंठोष्ठ। ये इतना सूत्र देखो, मुझे भी पता है कि आपको लगेगा कि यार ये तो हम रख के आए हैं, टेट में पास किया है हमने पूरा, तो गुरुजी फिर से बता रहे हैं। लेकिन देखो मेरा कर्म क्या है, फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ मुझे थियरी नहीं पढ़ा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं लूंगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारी थियरी आपको समझाना है। तो इसलिए बेटा जो भी आएगा उसको मुझे बताना है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें, आप इसे याद कर लें। हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, आप ये न क्लियर रहे हो क्या ये उपध्मानी क्या है। उपध्मानी मैंने बता दिया। एक बात मैंने और आपको बताया कि वी एक ऐसा व्यंजन है, स्वर है, जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। और ये चीज पूछी गई है सबसे पहली बार जब टेस्ट हुआ था बेटा ना, मुझे याद है हमने भी वो पेपर दिया था, उसमें पूछा था कि किस स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है। री, ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो कुछ जो नया मिलेगा। चलो, तो कंठ ध्वनि है, तो अब आपका जो भी आएगा आप सबको इसी के आधार पर हम बनाते चलेंगे। आपको जो है बता दिया। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आने से उनके बीच से निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? नासिक्य ध्वनि, काकल्य या स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि या महाप्राण। अब एक बात ध्यान से सुनो, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, इसको आप ध्यान रखना। देखो प्राण का मतलब क्या, पहले आप समझो। प्राण, लोग कहते नहीं अरे भैया हवा है, निकल जब तक है, शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है, मार रहा है, मार खा रहा है, जैसे भी जो है कि नहीं। और जिस दिन हवा निकल गई, ये पंचभूत का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा और कुछ नहीं है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि महा, महा माने ज्यादा, महा माने ज्यादा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक हवा की जरूरत पड़ती है उन्हें महाप्राण, और जिनमें कम हवा की जरूरत
होती है अल्प। अब आप कहोगे गुरुजी वर्ण में हवा, बेटा ध्यान से सुनना, हम ही एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे नहीं, रियल में दिखाएंगे, आपको लगेगा हाँ यार हम पढ़ रहे। देखो होता क्या है, ये हमारे फेफड़े हैं साइड में दोनों, जब हम उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों पर हमारे दबाव पड़ता है। देखो ये जैसे अगर हमारा मुख है तो मुख से इस तरह से यहाँ बेटा, ये माफ करना मुझे चित्र बनाना नहीं आता लल्ला, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मुझे अच्छा बुरा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारे जो है ना, ये हमारे फेफड़े, ये है हमारे फेफड़े, ठीक है। और जब हमें बोलना होता है ना बेटा, तो इन फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, इसीलिए देखिए जो सांस का मरीज आदमी होगा वो बहुत देर तक नहीं बोल पाएगा, सांस फूलने लगेगी, वो बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल पाएगा, सांस फूलने लगेगी। तो क्यों? क्योंकि फेफड़े उसके गड़बड़ होते हैं। तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तो फेफड़ों से हवा निकलती है। यहाँ हमारे गले में एक गोल सी इकाई होती है जिसको हम कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं काकल्य, और ये जो अगल बगल छोटी होती है ना, इन्हें कहते हैं स्वर तंत्रियां। तो होता क्या है बेटा, ये स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, तो इनके ये स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, ये स्वर तंत्रियां, अब आपको उत्तर मिल गया, कांपती हैं, कैसे? झंकृत होती हैं जब ये हवा आती है, और यहीं से जो है उच्चारण होता है, यही उच्चारण मुख में आता है ना, और मुख से अलग अलग स्थानों से निकल जाता है। तो देखो दो अंगों का विशेष काम है हमारे उच्चारण में, एक तो फेफड़े का, क्योंकि फेफड़े से वायु निकलती है, वायु निकलती है फेफड़े से, और वायु को हम प्राण कहते हैं, इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण बनते हैं फेफड़े के आधार। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े को ज्यादा हवा निकालनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो अल्प प्राण महाप्राण है, और जिनमें कम प्रयास करना पड़ता है वो अल्प प्राण है। एक दूसरी बात, दूसरा यहां से होता है, ये जब भी आप बोलते रहेंगे यहाँ गौर करना, हाथ लगाना बेटा, आपको खुद महसूस होगा कि यहाँ झंकार हो रही, जो मैंने आपको दिखाया चित्र में, यहाँ हाथ लगाना आप जो है, तो आपको खुद लगेगा कि जैसे कुछ झंझनाहट सी यहाँ हो रही है। झंझनाहट हो रही है, झंझनाहट हो रही है। जब आप झंझनाहट को महसूस करेंगे, ये झंझनाहट क्या है? ये झंझनाहट वही है, स्वर तंत्रियों का कंपन होना, कंपित होना। जब वो कंपित होती हैं, कांपती हैं, तो हवा मुख में आती है। तो मैंने बताया, तो ये जो कंपन होता है बेटा, इसी कंपन को हम घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष। तो ये घोष ध्वनि या अघोष या सघोष, घोष को सघोष भी कहते हैं, ठीक है। ये जो घोष है, घोष को हम जो है सघोष भी कहते हैं। तो ये सघोष और अघोष, ये जो दो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये दो कॉन्सेप्ट जो है स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर, ये दो कॉन्सेप्ट जो है स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार, और ये अल्प प्राण महाप्राण, ये दो कॉन्सेप्ट आपके फेफड़ों से निकलने वाली हवा के आधार। तो इस तरीके से आप खुद आपने देख लिया कि ये सारी चीजें आपकी जो है बिल्कुल आपके सामने आ गई उच्चारण से रिलेटेड। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी भाई, जिनमें ज्यादा तंत्रियां झंकृत होती हैं उसे घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, जिनमें कम झंकृत होती हैं उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ मिल गया होगा। सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलने वाली हवा कंपन होता है, कांपती है। जब कंपन होता है तो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। एकदम क्लियर? तो आई होप कि अगर ये चित्र आप अपने कॉपी पर अच्छा बुरा जैसा भी बना लेंगे तो आपको कभी भी अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण का कॉन्सेप्ट गलत नहीं, कभी जीवन में गलत नहीं होगा, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये अघोष सघोष है, ये अल्पप्राण। ये होता है पढ़ाना। मैंने कहा ना आपको दिखा दूंगा,
घ का उच्चारण स्थान है। देखो अब ये अगर घ है तो घ आता है क वर्ग में ना, घ जो है अगर ये घ है तो घ आता है क वर्ग में, क ख ग घ, और क वर्ग अभी पीछे हमने पढ़ा कंठ है। अगर ये घ नहीं है, अगर ये ध है तो ध आता है त वर्ग में ना, और जो है त कहाँ से उच्चरित होता है, दंती से उच्चरित होता है। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें दंत भी है और कंठ भी है, तो जैसा भी हो ये मुझे ध ही लग रहा है, इसलिए हम इसका उत्तर दंती दे रहे हैं। क्योंकि घ पर क्या होता है बेटा, हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पूरी मात्रा ऊपर रहती है, इसलिए ध ही लग रहा है। फिर हमने दोनों बता दिया, जो भी पढ़ के लिया। कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आया आपका, अयोगवाह ना, अयोग अयोगवाह, ठीक है। तो आपको अगर अयोगवाह लेना है, सुन लीजिए, एक विद्वान हुए, मैं अभी आपको दिखा दूंगा करके, एक विद्वान हुए बेटा, सब छोड़ो, देखो एक हमारे दो ही विभाजन है, होते हैं स्वर और व्यंजन। सिंपल सी एक बात बताता हूं, स्वर व व्यंजन दो ही विभाजन होते हैं बेटा। स्वरों की खासियत क्या है? देखो स्वरों की खासियत ये है कि जो स्वर होते हैं बेटा वो तीन तरह से, तीन तरह से बनते हैं स्वर। पहला स्वर बनता है जिनको हम मूल स्वर कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है, पर हमें ये पता है अ ई उ री, अ ई उ री, री को हिंदी में नहीं रखते हैं, ये चारों मूल स्वर है, अन्य स्वर इन्हीं से मिलकर बने। दूसरे स्वर होते हैं जिनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है मूल स्वरों को दो बार मिलाने से बनना, जैसे अ और अ मिलता है बेटा तो आ बनता है, छोटी ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, और छोटा री मिलता है तो बड़ा री बनता है। तो इस तरीके से ये चार हमारे हो गए दीर्घ स्वर। तीसरा है संयुक्त स्वर। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको गारंटी से कहता हूं, कोई माई का लाभ नहीं देगा हमारे यहाँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं जो बता रहा हूं तो देखना, मैं अयोगवाह दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं, सिद्ध कर दूंगा, जिंदगी भर के लिए दिमाग में चल। तीसरे होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन है? दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने स्वर, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने स्वर, इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ आ, हन, ई, दो अलग अलग स्वर मिलते हैं तो ए बनता है। अ आ हन, ए ऐ, दो अलग अलग स्वर मिलते हैं तो ऐ बनता है। इसी तरह से अ आ हन उ, दो अलग अलग स्वर मिलते हैं तो ओ बनता है, और अ आ हन ओ औ, दो अलग अलग स्वर मिलते हैं तो औ बनता है। ये चार हमारे संयुक्त स्वर, चार मूल स्वर, चार दीर्घ स्वर, चार संयुक्त। अब आप कहोगे गुरुजी स्वर तो 11 होते हैं, आपने 12 कैसे जोड़ा दिए? तो दीर्घ री जो है वो 11 स्वरों में नहीं जोड़ा जाता, पर इसलिए बात। अब एक बात देखो आप बेटा, इनमें कहीं भी अनुस्वार और विसर्ग कहीं इसमें बैठ ही नहीं रहा। क्यों? ना तो ये मूल स्वर है, अगर मूल स्वर होते तो हम पहले से पढ़ लेते कि मूल स्वर है, ना तो ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि अंग और अंग को मिलने से अंग नहीं बनता, ना अह और अह के मिलने से अह बनता है। तीसरी चीज है ये संयुक्त स्वर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दो अलग अलग स्वर मिल ही नहीं रहे इसमें, अ है और एक बिंदी है, ये अलग अलग क्या है? बिंदी कोई स्वर थोड़ी है, बिंदी ही तो मूल स्वर है ना, अब केवल उसके नीचे का भाग है, तो कोई मतलब नहीं है ना। ये देखो अगर हम इन्हें संयुक्त स्वर में रखें तो ये कैसे बनेंगे?
ऐसे बनेंगे, ये कोई वो थोड़ी है बेटा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो अनुस्वार और विसर्ग है वो स्वर नहीं है, वो स्वर नहीं है। पॉइंट नंबर टू पर हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन एक लाइन में खत्म हो जाएगा बेटा। व्यंजन की पहली शर्त है क्या? स्वर पहले आना चाहिए। अब आप कहोगे कि समझे नहीं, तो हम समझे। स्वर पहले आना चाहिए। जैसे आप क लेते हो, सॉरी, व्यंजन अर्ध, या ऐसे कर लीजिए, अर्ध व्यंजन पहले आना चाहिए। अब सही, अर्ध व्यंजन पहले आना चाहिए। जैसे आप क बनाते हैं तो क का मतलब आधा क प्लस क। जैसे आप च लिखते हैं तो च का मतलब है आधा छ प्लस क। तो कहने का मतलब है, अब ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, अगर हम इन्हें ऐसे करें तो इनमें भी बेटा जो है सबसे पहले तो इसमें स्वर आ जा रहे हैं, व्यंजन आ ही नहीं रहे। इसका मतलब ये व्यंजन भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है। तो अब आप समझ गए कि अयोगवाह का मतलब होता है जो न स्वर है न व्यंजन, जो न स्वर है न व्यंजन, उनको बेटा अयुग्वाह कहा जाता है। और ये है अनुस्वार और विसर्ग, ये अयुग्वाह है। इन्हें अयुग्वाह नाम किसने दिया था? किशोरी दास वाजपेयी। प्रश्न आया है, पीछे का पेपर चेक कर लेना। हमारी आदत है जो पढ़ाते हैं पहले पूरा देख कर। किशोरी दास वाजपेयी, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन, इसमें जो है इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को क्यों कहा, मैंने कारण दे दिया। क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी, से लोग कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी कौन पढ़ता है, कोई मास्टर नहीं। पर ठीक है, मेरी एक जिद थी व्याकरण की ना, और वो मुझे उस, ठीक है कि संस्थान में हम व्याकरण नहीं पढ़ा, वो एक अलग की बात है। नहीं तो व्याकरण आप जानते हैं पढ़ाने नहीं, क्योंकि व्याकरण देखो गणित, व्याकरण पढ़ाने मजा मजा इसलिए कि व्याकरण गणित, और गणित में रटना नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट काम हो जाता। उसी तरह से व्याकरण का, व्याकरण में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है ये क्लियर हो गया। अगला है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। प्रयुक्त शब्दों का, अक्षर वर्ण पद शब्द, देखिए वाक्य की बात करते हैं, थोड़ा सा इस बात पर आप लोग गौर करिएगा। अच्छा, ये ध ही था, दंत था। आज मैं आपको बताता हूं बेटा, शब्द और पद में क्या, बहुत कम लोग। आपको एक मजे की कहानी बता। एक बार मैं प्रवक्ता का इंटरव्यू देने गया, 2016 से पहले वाला, 2013 का, 13 वाला या 11 वाला इंटरव्यू था प्रवक्ता का। तो नहीं, 11 में मेरी कॉल ही नहीं हुई थी, 11 में प्रवक्ता में कॉल ही शायद मेरी नहीं हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान है। 13 का मैं गया, तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे पहला प्रश्न यही किया, शब्द और पद में अंतर। मैंने बताया, उन्होंने कहा कि आप लगातार पिछले 4 कैंडिडेट से मैं ये प्रश्न कर चुका हूं और वो ये नहीं बता पाए हैं कि शब्द और पद में क्या, मतलब वो जो इंटरव्यू ले रहे थे काफी, मतलब उन्होंने कहा कि यार बड़ी कष्ट की बात कि एक व्यक्ति अध्यापक बनने जा रहा है, बेसिक चीज नहीं पता है कि शब्द और पद में क्या। तो नहीं, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द और पद का अंतर आप सुनिए। पद क्या होता है और शब्द क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, शब्द का मतलब होता है अकेला शब्द, अकेला शब्द। जैसे हमने केवल राम लिख दिया,
तो राम एक शब्द। पद का मतलब होता है जब शब्द वाक्य में आए, जब शब्द वाक्य में आए तो इसे हम पद कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम घर जाता है, इसमें बेटा जो है क्या है, पद। क्यों पद है? क्योंकि ये वाक्य में आ गया। अब आपको समझ में आया, आपका उत्तर भी मिल गया और आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया कि डिफरेंस क्या है शब्द और पद। अंतर यही है बेटा कि पद माने कोई शब्द, शब्द माने कोई शब्द अकेला लिखा है। जैसे हम केवल राजू का, तो राजू एक शब्द, लेकिन हम कहें राजू रोटी खाता है तो राजू एक पद। अगला क्वेश्चन है बेटा, अघोष महाप्राण ध्वनि। देखो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल। कारण है कि अब इस समय एक ट्रेंड चला है बेटा कई प्रश्नों को एक में मिलाकर पूछने का। कई प्रश्नों को जो है एक में मिलाकर पूछने का एक ट्रेंड चला, और उससे क्या है कि आपके कई ज्ञान को, कई कई उसके ज्ञान को एक साथ परख लिया जाता है। जैसे अघोष, स्पर्श, महाप्राण, काकल्य, ऐसे मतलब 4 चीजों। अब आपको इसका सॉल्व करने का मैं तरीका, जैसे यहाँ इन्होंने 2 चीज पूछा है। अब आप इसको इस तरह से, चाहे वो 2 पूछे चाहे 5 पूछे, आप उसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 जितना पूछा है सब पर नंबरिंग करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें किसको हम सबसे पहले पहचान सकते, या फिर नंबर से चलो, नंबर से चलो। आप एक एक नंबर से चलते जाएंगे ना, आप देखना लास्ट में एक बचेगा, वही आपका उत्तर। अब जब बच्चा 4 5 देखता है तो उसी में खटपट खटपट करता है तो गलत करता है। इसलिए मैं कहूंगा इसका तरीका यह है कि जितना भी उन्होंने पूछा है सब पर नंबरिंग कर, और 1 बाय 1 जो है आप उनको सॉल्व करते हो। पहले अघोष देखो, फिर महाप्राण देखो, फिर अगर उन्होंने कहा है कि अंतस्थ है या जो भी जैसे भी है तो उसको देखते रहो। जैसे हम यहाँ अब नंबर 1 पर हम देखेंगे अघोष। अघोष कौन? एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट देता हूं जिंदगी भर के लिए। एकदम देखो, अघोष लिखो। अब आपको मात्रा तो लगानी आती होगी, आपको पता होगा बेटा कि अ पर 1 मात्रा लगती है, घ पर ओ की मात्रा है तो इस पर 2 मात्रा लगती है। तो 1 2 से आप दिमाग में बिठा लो क्या, कि वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ग। और स से दिमाग में बिठा लो कि तीनों स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत, ये इतने जो होते हैं बेटा ना, ये हमारे अघोष। बाकी जो बच्चे वो सब देखो, अब हमेशा याद हो जाएगा। अगर आप अघोष बार बार रटते हैं, भूलते हैं, तो ये बहुत शानदार मैंने जुगाड़ नहीं बताया, कॉन्सेप्ट दिया। अ माने 1, घ माने 2, मात्रा 1 2 मतलब वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण, 1 2 से याद कर लो। और स मतलब तीनों स, ये अघोष होते हैं। शेष जो बचे वो सघोष होते हैं। ठीक है, अब सघोष में क्या बचे, वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यरलव, और स्वर, ये सघोष होते हैं। तो अब हमें अघोष देखना है। तो देखो, क पहला है, ख दूसरा है ना, ट ठ ड तीसरा है, कट गया नहीं होगा, फ है चौथा है नहीं होगा, 2 कट गए, 2 कट गए। अब अल्प प्राण और महाप्राण, बहुत सरल सूत्र है, आप लोग जानते हैं। 24 महाप्राण होता है और 123 अल्प प्राण होता है। कहने का मतलब है वर्गीय व्यंजनों का ना, अरे तो सॉरी 123 का नाम, सॉरी 135 वर्गीय व्यंजनों का पहला पीछरा और पांचवा वर्ण प्राण होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है बेटा, महाप्राण होता है। तो अब हमें महाप्राण लगाना, क पहला है तो
पहला माने अल्पप्राण, ये भी कट गया। देखो लास्ट में केवल एक बचा और यही हमारा, यही होता है, चाहे एक दो पूछें और चाहे 50 पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कर लो और 1 बाय 1 चलते चलो। जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आप खुद देखोगे कि बेटा केवल एक बचा है और वही आपका एक ग्रेड सही। अगला है अंतस्थ व्यंजन है। आपको सबको पता है अंतस्थ व्यंजन है। एक चीज और नोट कर लेना बेटा, ये जो अंतस्थ व्यंजन है इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अब इसमें देखो, अगर आप गाइड टाइप की किताबें पढ़ते होंगे तो आप कहोगे कि रुचिकर, उसका कारण है कि गाइड टाइप की किताबों में लिखा है य व अर्ध स्वर। जो गाइड टाइप की किताबें हैं उन्होंने लिखा है य और व क्या है, अर्ध स्वर है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये पूरा अंतस्थ व्यंजन ही अर्ध स्वर होते हैं। इनमें क्या होता है कि य और व, य व विशेष रूप से, य व विशेष रूप से अर्ध स्वर। अब चूंकि हमें पता है समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, प्रश्न बहुत कम हो पाए हैं, तो कभी भी आगे जब भी हमें ये कॉन्सेप्ट दोबारा मिलेगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अर्ध स्वर क्यों है। भाई व्यंजन है और ये स्वर अर्ध स्वर क्यों, कभी भी मिलेगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगला है एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अब हमने पढ़ा था तालव्य में क्या, ऋतु रसाणाम ताल, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम साल हमने पढ़ा था। री माने छोटी री, बड़ी री, त माने ट वर्ग, ट वर्ग माने ट ट ट अड़ा। तो देखो अब आप यहाँ है री, ट वर्ग, र और श। अच्छा तालब, अरे यार ये तो मैंने मूर्धा, सॉरी क्षमा करना, इचु यसानाम, इची ऐसा पढ़ाना बहुत कंसंट्रेशन करना, सही कहा, पढ़ने से ज्यादा कंसंट्रेशन का काम है पढ़ना। देखो अगली क्लास, जैसे मैंने कहा कि समय ज्यादा हो रहा है, मेरा ध्यान अगली क्लास पे गया और जैसे अगली क्लास पे गया तुम देख प्रश्न गलत, ऐसे होता है पढ़ना। ई माने छोटी, ई बड़ी, मैंने पीछे बताया। चावर, चाचा जज मियां, तो चाचा यहाँ लिखा, ठीक है। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया, इसको नोट ये रख लो आप, ये वास्तव में रखने वाला प्रश्न है। और हम आपको ये चीज बता देते हैं कि इसमें इन्होंने जो है बेटा 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को, 11 स्वर कौन कौन से हैं वही हम 11 पढ़ते ही हैं यार, आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं, यही 11। 35 व्यंजन कौन कौन से होंगे, देखो 35 व्यंजन में क से लेके म तक 25 तो ये वर्गीय व्यंजन हो गए ना, 25 वर्गीय व्यंजन हो गए बेटा, आपको पता है। फिर उसके बाद य र ल व, ये 4 हो गए आपके अंतस्थ, और श श श श ह, ये 4 हो गए ऊष्म, 25 8 33 और अड़ और अढ़, ये अढ़ और ये हो गए 2। इनको हम कहते हैं उश्रिप्य व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और यही टोटल 35। तो ध्यान रखना बेटा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक वर्णमाला में 11 इन्हीं स्वरों को माना है और 35 इन्हीं व्यंजन को माना। पर अगर आपसे, ये मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात, पर अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं,
व्यंजन कितने होते हैं? तो आपका उत्तर आएगा 35। क्यों? क से म तक ये 25 वर्गीय व्यंजन, य र ल व 4 अंतस्थ, स श स ह 4 उष्ण, यही 33 व्यंजन होते हैं। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 35 माना है, वो एक अलग। देखो उसका कारण है कि पता चला हम बता रहे हैं प्रश्न दूसरा और कल को ये वाला प्रश्न आ गया, फिर आप ये वाला लगा के चले आओ। तो अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से अ क्या है? हमने पढ़ा था अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ। देखो जो हो गया उसमें तेजी। सभी स्वर होते हैं, नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक जुगाड़ दे दूंगा। देखो हम पहले लिखेंगे क्या? अघोष, जुगाड़ के लिए हो, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब आपको पता है ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप। हम लिखेंगे स्वर, स्वर में आ रहा है स और यहां भी स आ रहा है, मतलब कि सभी स्वर सघोष होते हैं। दिमाग में बैठ गया? सभी स्वर सघोष होते हैं, स्वर में स आ रहा है, सघोष में स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। स वाला स में गया, याद हो गया? अघोष सघोष में याद हो गया। अच्छा, सघोष माने बड़ा, ज्यादा, ज्यादा ना, जिसमें ज्यादा झंकृत हो, अधिक, तो बड़ा हो गया ना। जब बड़ा हो गया तो इसमें स्वर बड़े हो गए, तो यहाँ स्वर छोटे हो गए। अल्प प्राण, देखो ये दिमाग में एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे तो जिंदगी भर के लिए। क्या कहा मैंने कहा कि अघोष सघोष, स से स्वर, स से सघोष, तो स वाला स में डाल दिया, सभी स्वर सघोष होते हैं। अब बचा अल्पप्राण और महाप्राण, तो भाई सघोष ज्यादा झंकार बड़का वाला, तो एक जगह बड़े में है तो एक जगह अल्पप्राण माने कम, तो एक जगह छोटे में डाल दो। तो अघोष सघोष में स्वर जो है बड़े में है, सघोष है, तो अल्पप्राण महाप्राण में छोटे में हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि जो है हम ये कह सकते हैं कि सभी स्वर सघोष अल्प प्राण होते हैं। नोट कर लो इसको भैया, मैं तो कहूंगा या सभी स्वर सघोष अल्प प्राण होते हैं। अगर भूल जाओ तो जुगाड़ मैंने बता दिया, स से स्वर, स से सघोष, स्वर सघोष है, और सघोष माने बड़ा, ज्यादा झंकार, ज्यादा नहीं बड़ा, और अल्प जो है अल्प प्राण में कम, इसलिए छोटा। कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है? फिर देखो वही चीज पूछाएंगे, सघोष है और महाप्राण है। सघोष का मैंने बता दिया था, अघोष का मैंने बता दिया था कि पहला दूसरा वर्ण और तीनों स्वर ये अघोष होते हैं, इनको छोड़ दीजिए, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक मात्र बचा, एक से ही हमारा उत्तर निकल गया। एक मात्र बचा, सही है कि नहीं? उसी एक से हमारा उत्तर निकल गया। अगला है बेटा, उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनिया, संशोधन, संयुक्त, गणतंत्र। संयुक्त अनुस्वार, यही तो। देखो अनुस्वार के उच्चारण, अनुस्वार की विशेषता क्या होती है बेटा? कि अनुस्वार जो होता है ना, ये पंचमाक्षर का रूप होता है। जैसे समधन युक्त बराबर संयुक्त, संयुक्त का संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि होगी समधन युक्त। अब ये जो म है, यही म बदल जाएगा किसमें? अनुस्वार में। ठीक है, अनुस्वार में, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये जहां बदलेगा उसके पहले वाले वर्ण पर लग जाएगा। जैसे ये अंग पर सं, तो म यही संयुक्त। भाषा के सार्थम लघुतम इकाई किसे माना जाता है? देखो तीन प्रश्न बनते हैं, तीनों बता देता हूँ, समय कम है लेकिन फिर भी। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की, आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाएगा, पर तीन प्रश्न बनते हैं, मैं तीनों बता दे रहा हूँ। सबसे छोटी इकाई वर्ण है या ध्वनि है? उच्चारण की बात करेंगे तो ध्वनि, लिखने की बात करेंगे तो वर्ण। दूसरा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सार्थक छोटी इकाई सम, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। अब आप कहोगे सर हम तो पढ़ते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, तो वो केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, क का कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान रखना, ख का कोई अर्थ नहीं होता।
ये हम जो कबूतर, खरहा, गधा, घड़ी पढ़ते हैं ना, ये केवल इसलिए पढ़ते हैं कि वो हमें समझ में आए इसका मतलब। तो भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। दूसरी चीज ये है, भाषा की सबसे छोटी या लघुतम होती है, भाषा की सबसे छोटी पूरे भाव को व्यक्त करने वाली, भाषा की सबसे छोटी और पूरे भाव को व्यक्त करने वाली इकाई जो है, इसको हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? वाक्य। तो इस तरीके से तीनों याद कर लो। सबसे छोटी इकाई जो सार्थक नहीं, वर्ण या शब्द, वर्ण या ध्वनि, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और सबसे छोटी इकाई जो पूरे भाव को व्यक्त करती है। एक लास्ट क्वेश्चन, उच्चारण के स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी है? छ देखो च वर्ग में आता है, छ छ ज, और हमने पढ़ा है च वर्ग क्या है? ताल में, ताल। ठीक है, तो बस प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उसका कारण है बेटा कि अगली क्लास भी होती है तो समय थोड़ा कम है, पर मेरा उद्देश्य ये कि जो प्रश्न हम लें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझा दें, ताकि ठीक है भाई, अब हम एक तरफ से तो व्याकरण नहीं पढ़ा पा रहे, पर ये जरूर है कि छिटपुट छिटपुट में जहां भी आप अपने मूल कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होंगे, ये क्लास आपको 100% क्लियर करने की बात करेगी। और एक देखो, आपको असली बात, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ही वो एक मात्र ऐसा भाई मुझे बैकअप से लगाया। आप ईमानदारी से मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं बैकअप से आया क्यों? क्योंकि भाई आप भी बच्चों को व्याकरण पढ़ाइए। अगर कोई कॉन्सेप्ट कहीं कम किसी टीचर से समझ में आ पा रहा तो आपसे समझ में आएगा, आपका कम समझ में आएगा उस टीचर को समझ में आएगा। बैकअप हर जगह। तो देखो, संस्थान यही एक है जो आपके लिए समर्पित है। इसलिए आप सभी लोग अगर एस्टेट का कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निश्चिंत होकर के ना टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक को आप चूज कर सकते हैं, नो डाउट। आप इसके लिए विजय कोड लगा सकते हैं कोर्स लेने के लिए, VIJAY विजय कोड। या अगर आपको टेक्स्ट बुक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें 63 38 29 57 इस नंबर पर जो है अपनी प्रॉब्लम या जो भी आपकी एडमिशन का है ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।